हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हम एक बार फिर अमरीश मिश्रा जी से मिल रहे हैं। अमरीश मिश्रा जी के पास हमेशा बहुत बड़ी खबरें होती हैं और बहुत ही गहराई से उनकी नजर होती है। हालात पर मुसलसल वो नजर रखते हैं। अमरीश मिश्रा जी से जो हम आज बात करेंगे वो ये कि ये जो दोबारा फिर से जंग होने के इम्कान पर बात हो रही है। ईरान कह रहा है कि अगर अब के हमला हुआ तो हम कोई रेड लाइन नहीं जानेंगे और इस बार अमेरिका भी इसराइल को नहीं बचा पाएगा। रूस के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि जंग खत्म हो गई जो 12 दिन की थी। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को में हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ है, क्या दोबारा जंग होने के इम्कान है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर हमास ने जो जंगबंदी के सिलसिले में जो प्रपोजल, उसके जवाब में जो कुछ बताया वो क्या कुछ बताया है। अब भी क्या कुछ ऐसी कुछ रुकावटें हैं जिसमें जंगबंदी ना हो, ऐसे इम्कान है। आखिर क्या कुछ है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। अमरेश जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी अपने वतन में हूँ, अपने गांव में, जिला मेरठ में, और मुहर्रम के सिलसिले में मैं निकला हुआ हूँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि दर्शकों से जुड़े रहें और खबरें अपडेट करते रहें। मैं 3-4 दिन से लाइव नहीं कर पा रहा हूँ। मंडे से मैं लाइव शुरू करूंगा। मैं अपने दर्शकों को अब से पहले ही बता चुका हूँ। अमरेश जी, आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको, जंग के हालात कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए अभी मैं जो ईरान के नए आर्मी चीफ हैं मूसवी साहब, जो उनके जो प्रिडिसेसर हैं, हाँ। उनका जो असैसिनेशन हो गया उसके बाद बात बने, उनका अब जो ताजा बयान है वो ताजा बयान यही है कि हम लोगों ने इस लड़ाई में ये सोच लिया था कि पहले हम दर्द पहुंचाएंगे, उसके बाद हम बड़ा दर्द पहुंचाएंगे, और उसके बाद अब इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो आ रहा है कि वी विल रेंडर इजराइल फ्लैट ब्रोक। फ्लैट हम्म। ब्रोक का मतलब है कि ऑब्वियसली कि वो सारे आर्थिक संसाधन इजराइल के खत्म कर देंगे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि अगर जंग होगी तो हम एयरपोर्ट भी तबाह कर देंगे, हम उनके आर्थिक इंस्टॉलेशन सारे तबाह कर देंगे, सब हमारी नजर में है। और हम उनके जो सैनिक जितने भी जो अड्डे हैं वो सब के सब हम नष्ट कर देंगे, और अमेरिका की हम एक नहीं सुनेंगे। फ्लैट ब्रोक वर्ड उन्होंने यूज किया है। अब ये बड़ा हम्म। इंटरेस्टिंग है क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं तबाही, तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन इन्होंने फ्लैट ब्रोक जो वर्ड यूज किया है उसका मतलब है कि आर्थिक रूप से नंगा कर देंगे। और हम्म। अब आर्थिक रूप से नंगा करने में सही बात है कि वो जान का भी नुकसान होगा, बहुत सारे जो वहां पर लोग हैं, सैनिक हैं स्पेशली, उनका नुकसान होगा। अभी एक खबर और बता दें आपको कि जो एक किरिया में इजराइल के अंदर किरिया में जो होम मिनिस्ट्री के ऑफिस पे जो ईरान ने अटैक किया था 12 दिन की लड़ाई के दौरान, माइकल कुरेला जो कि यूएस के बड़े सैन्य अधिकारी हैं, वो वहां पर पहुंचे, अभी कल की बात है, और उन्होंने उसका इंस्पेक्शन किया। और इसी के साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि लगातार सैनिक मदद इजराइल को पहुंचाई जा रही है। अब देखिए मेरा ये मानना है कि जंग तो देखिए लाजिम है, जंग को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो पूरी गाजा की स्थिति है जिसके बारे में अभी नेक्स्ट आपका जो बात हाँ। थी सीज फायर को ठीक लेके गाजा ठीक में, ठीक। उसके बारे में बात करेंगे। हम्म। तो लेकिन अभी जो पूरा एक मामला है उसमें नेतन्याहू को एक उसकी लोकल मीडिया एक फॉल्स पिक्चर बिल्ड कर रही है कि नेतन्याहू ने ईरान पे हमला करके एक बड़ा काम किया। चलिए वो मार खाया, लेकिन हमला ही करना एक बहुत बड़ी बात थी। ये सब इस तरह के नैरेटिव चलाया जा रहा है अब वहां पर। और अमेरिका जो है वो इसराइल को अभी भी हथियार भेज रहा है। अमेरिका हालांकि उसने कोई इस तरीके के अपनी तरफ से ईरान के खिलाफ कोई रेटरिक अभी उसने नहीं की है। और 2-3 बार जो ट्रम्प बोले हैं वो यही बोले हैं कि ईरान के साथ कि भाई न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेके जो बहस छिड़ी थी आज से करीब 4-5 दिन पहले, वो भी ठंडी हो गई। और उस बहस में ये बात आई थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स और तमाम लोगों ने कहा था कि यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज ईरान की डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। सच्चाई ये है, और ट्रम्प जो है उसको एग्जैजरेट करके बता रहे हैं। उसके बाद ट्रंप ने उनको स्कम कहा और ये सब कहा, वो सब अपनी, तो वो भी अब खत्म हो गया। तो ट्रंप बिल्कुल ईरान के मामले में एक तरह से खामोश हो गए। और अब फिर से वो यूक्रेन के सवाल पे कि प्यूटिन के साथ बातचीत चल रही है, और फिर प्यूटिन ने ये कहा वो कहा। अब देखिए अब ईरान का जो मामला है, एक तो देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में
अभी उसको बंद नहीं किया ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर जो मैंने बता रहा था स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जो सबमरीन, जिस तरह से सबमरीन पेट्रोलिंग हो गई है, और ये भी बात आई है कि कुछ सबमरीन्स में जो क्योंकि देखिए नेवी जो इरानियन नेवी है उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो एक अनटेस्टेड चीज है। ईरान की जो नेवी है वो इस वॉर में भी यूज नहीं हुई, और उसको मतलब मौका उस तरह से नहीं मिला। अब ईरान की नेवी भी अगर सक्रिय हो जाती है, और जो उसकी एयरफोर्स है, इस बार एयरफोर्स मिसाइल्स छोड़ी लेकिन एयरफोर्स नहीं आई। ईरान के पास कुछ एयर टू एयर ऐसी मिसाइल्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इजराइल और अमेरिका को नहीं पता है, और वो भी बड़ी खतरनाक है। तो उनका इस्तेमाल नेवी में जो अभी जैसे अमेरिका ने, आप देखिए तो एक न्यूक्लियर स्ट्राइक जो साइट थी इस्फहान की, टॉम हॉक मिसाइल छोड़ के उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, और वो सबमरीन से छोड़े गए थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास से। तो ईरान ने अपना दायरा पूरा एक निगरानी का बढ़ा दिया है। उसके साथ साथ आप देखिए तो जो रशिया और चाइना के साथ जो अब एक ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी पैक्ट, अभी ऑफिशियल तो नहीं हुआ है लेकिन एक सिक्योरिटी रिंग जिसको कहते हैं, इन तीनों ने एक बनाया हुआ है अपना। और चाइना के भी फॉरेन मिनिस्टर का जो कल बयान आया, जिसके हिसाब से उन्होंने कहा कि ईरान की जो सेफ्टी है और ईरान का जो मिडल ईस्ट में खड़ा रहना है, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है, और अमेरिका को हम ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो इससे आगे बढ़े। अब ये उनके शब्द हैं। तो ये देखिए हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट राउंड की तैयारी है पूरी। ईरान के पास हथियारों की तो कमी है नहीं, उसने पहले ही कह दिया था हम तो 1-2 साल लड़ सकते हैं। और जो जियो पोलिटिकल जो सिचुएशन है वो भी देखिए फेवरेबल ईरान के लिए हो रही है। तो ये हालात है। मैं लेकिन मानता हूं कि जंग होगी, क्योंकि इजराइल जो है वो अब रुकने वाला नहीं है। वो उसके अंदर डेथ विश आ गई है, ह्यूब्रिस आ गई है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो जो मरने के पहले जो एकदम से एक जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस आता है, एक रश आता है, वो वाली सिचुएशन है जी। यानी इजराइल में मरने से पहले जो एक कॉन्फिडेंस आता है उस हालत में पहुंच गया। अच्छा, अभी अभी दिन ही कितने हुए, 24 जून को जो जंगबंदी हुई थी उसमें ऐसी कंडीशंस रखी गई थी अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी, जो बहुत ही हारी हुई हालत में जिस तरह से इनको कंडीशन माननी पड़ी। यानी आखिरी हमला ईरान करेगा कतर में उनके अड्डे पर, वो किया, जवाबी कार्रवाई अमेरिका नहीं कर सकता। आखिरी 3 घंटे इजराइल पर हमले करने के लिए ईरान के पास थे। तो इतनी ह्यूमिलिएटिंग एक तरह से सीज फायर जो हुआ, उसके बाद यही फिर जंग शुरू करेंगे। आपके किस बूते पर करेंगे? क्या लड़ने के लिए उनके पास तैयार है? क्या सिर्फ अमेरिकी हथियार आ जाने से ही जंग हो जाती है? क्या कौन सा ऐसा फॉर्मूला होगा जो किसी ने उसे पढ़ाया होगा नेतन्याहू को कि तुम अब भी हमला करो ईरान पर और जीत जाओगे? वो कौन सा फॉर्मूला हो सकता? देखिए, एक तो मैं बताऊं, नेतन्याहू जीतने के लिए नहीं कर रहा है, वो सरवाइव करने के लिए कर रहा है। अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए उसको युद्ध चाहिए। अब युद्ध उसको चाहिए, अब कहाँ युद्ध होगा? मतलब सीरिया में जो वो कर रहा है उससे ज्यादा वो क्या करेगा? अल शरा वहां सरेंडर कर रहा है, उसने गोलन हाइट्स तक वापस देने को बात कह दी है। जहां वो पैदा हुआ उसका नाम जुलानी उसी से पड़ा, गोलन हाइट्स से। तो गोलन हाइट्स को अल शरा कह रहा है कि अगर इजराइल से समझौता होता है तो हम उसकी सॉवरेंटी इजराइल की मान लेंगे गोलन हाइट्स पे। हालांकि दूसरा बयान आया कि 1/3 हिस्सा सीरिया को दे दो, बाकी 2/3 जो है वो इजराइल ले जाए। अब सोचिए इस तरह की बात बार्गेनिंग चल रही है। उसके बाद लेबनान में भी अब ऐसी सिचुएशन है कि हिजबुल्लाह, ऐसा लग रहा है कि उसने लेबनीज सरकार और लेबनीज आर्मी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अब इससे हम कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं। और हिजबुल्लाह ने एक स्ट्राइक की भी अभी 3-4 दिन पहले, जो उसकी न्यूज उस तरह से फ्लैश नहीं हो पाई, लेकिन उसने स्ट्राइक की। तो ये जो देखिए पूरी एक सिचुएशन सामने आ रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू को अगर सर्वाइवल के लिए वॉर सस्टेन करनी, तो वो ईरान पे फिर से हमला करेगा। उसके पास ऑप्शन नहीं है। हो सकता है साइप्रस से करे, क्योंकि साइप्रस में एक बड़ी ऐसी गतिविधियां दिखाई गई हैं। एक बड़ा हिस्सा इजरायलियों का साइप्रस जा चुका है। वहां पर वो अपना कुछ मतलब उन्होंने कुछ प्लॉट्स वगैरह बहुत सारे खरीद लिए हैं, और बड़ा मोसाद इन्फिल्ट्रेशन हो गया है। तो वो साइप्रस से भी कर सकता है। अमेरिका ने इस बार
गुआम और डिगो गार्सिया को यूज नहीं किया था। हालांकि गुआम में एक फ्लाइट गई थी B-2 बॉम्बर्स की, जिसके बारे में और एक बड़ी संदिग्ध बात है कि एक B-2 बॉम्बर अमेरिका का गायब है, क्योंकि 2 फ्लाइट चली थी। जब ईरान की बॉम्बिंग हुई तो 2 कंटिजेंट चले थे B-2 बॉम्बर के। एक उधर से चला था पूरब, मतलब अमेरिका से पूरब की तरफ ईरान की ओर, अटलांटिक ओशन के ऊपर से, और एक पैसिफिक ओशन के ऊपर से पश्चिम, अमेरिका से पश्चिम गुआम आइलैंड के लिए चला था। तो वो गुआम आइलैंड वाला जो था वो डाइवर्जन था, और असली जो था वो ये था अटलांटिक ओशन वाला। लेकिन जो गुआम में जो B-2 बॉम्बर्स गए थे, उनमें से एक मिसिंग है, जो कि होनोलुलु में पाया गया, एक विकसित हालत, छत विकसित हालत में। तो ये जो पूरा है, उसका बकायदा लोगों ने वीडियो वगैरह डाला। तो अब ये जो पूरी एक सिचुएशन है जिसमें अमेरिका अमेरिका को भी कंफ्यूजन है, सारी चीजें हैं, उसमें देखिए 2 ही चीजें हो सकती है। या तो मतलब नेतन्याहू अपने सर्वाइवल के लिए उसको युद्ध युद्ध चाहिए ईरान पे, उसको एक और हमला उसको करना है, चाहे वो हार जाए मतलब, देखिए इस हार तो इसी बार गया। लेकिन आप देखिए कि जो इजरायली मीडिया में जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, वो ये चलाया जा रहा है कि हमला करना ही बहुत बड़ी बात थी। वो बिल्कुल जैसे हम लोग के यहाँ होता है, उसी तरह की सिचुएशन वहां है कि हमला करना ही बहुत बड़ी बात थी। और इस हमले के लिए और उसकी अप्रूवल रेटिंग्स अब दिखाया जा रहा है ऐसे कि अप्रूवल रेटिंग जो बहुत डाउन थी वो बढ़ गई ईरान के हमले के बाद। मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये इजरायली इतनी मार खाए हैं और उसके बाद अप्रूवल रेटिंग्स कैसे बढ़ जाएंगी। तो ये सब कुछ मैनेज लग रहा है। अब उसमें या तो वो इस पे खेलेगा कि देखो हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बढ़ गई हैं और अभी हम गाजा में समझौता कर लेंगे, तो फिर हमें ईरान पे हमला करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसी का लॉजिक ये है कि अप्रूवल रेटिंग्स बढ़ गई हैं, गाजा में समझौता हमने कर लिया है, अब हम ईरान पे कायदे से कंसंट्रेट कर सकते हैं और उस पर दोबारा बड़ा हमला कर सकते हैं। ये पूरी एक थोड़ी जटिल स्थिति है, लेकिन यही स्थिति है और जो आपके सामने मैंने रखी। जी। अच्छा, ये ऐसी जटिल स्थिति है तो ये जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को गए, जिसमें सर्जेई लावरोफ ने ये कहा कि हमें उम्मीद है कि वो 12 दिन की जंग जो थी वो खत्म हो चुकी। वहां क्या कुछ सऊदी अरब और मॉस्को के बीच में क्या किस किस्म की बातें हो रही हैं, क्या है? क्योंकि मॉस्को, ये बात तो ठीक है कि वो ईरान के दोस्तों में है, चीन और रूस, लेकिन वो इजराइल से भी बातचीत करने की बात करता है, कभी मीडिएशन की भी बात करता है रूस। अभी जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर गए, उसका उनका क्या एजेंडा, क्या कुछ हुआ होगा, क्या क्या लगता है, क्या बात? नहीं देखिए, सऊदी अरेबिया की तो सिचुएशन बड़ी, सऊदी अरेबिया तो फंस गया है ना इस पूरे इसराइल ईरान वॉर में। सबसे बड़ा जो अनसेट स्टोरी है वो यही है कि सऊदी अरेबिया जो बीच में फंसा। अब सऊदी अरेबिया पे अभी देखिए प्रेशर पड़ रहा है, ट्रम्प ने प्रेशर डाला कि एब्राहम अकॉर्ड्स फिर से शुरू किए जाएं, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फिर से शुरू हो और सऊदी अरेबिया उसको लीड करे। और कई बार ऐसी चीजें आई, बीच में ऐसे भी प्रपोजल आए सीज फायर के गाजा में, जिसमें यह हुआ कि हमास को डिसआर्म किया जाएगा, हम हमास की जगह अरब देशों की कोई अपनी जॉइंट एक कमेटी बनेगी जो गाजा को रूल करेगी, कुछ इस तरह की बातें आई। लेकिन हमास ने वो सब रिजेक्ट कर दिया। सऊदी अरेबिया ने भी उस पर कभी अपनी एक ऑफिशियल उसने स्टाम्प कभी नहीं लगाया। अब इधर जो देखिए रशिया में जाने का मतलब है कि एक तो देखिए चाइना और सऊदी अरेबिया की कोई बड़ी प्लानिंग है, और मुझे लग रहा है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का ईरान से लेकर सऊदी अरेबिया तक ले जाने का एक प्लान है। एक इस तरह की बात चली भी थी जब चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती भी कराई थी। तो अब वो अच्छा, और चाइना कुछ भी कर रहा है वो रशिया के साथ एक तालमेल में कर रहा है, उससे अलग नहीं कर रहा है। और रशिया का जो भी जो सऊदी अरेबिया अमेरिका से हथियार खरीदना चाह रहा था, मेरी खबर यह है कि वो रशिया भी उसको दे सकता है। और उसमें हालांकि वो तो न्यूक्लियर मतलब सऊदी अरेबिया का भी यह है कि न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर हमारा प्रोग्राम हम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में अमेरिका से ज्यादा मदद सोवियत रशिया कर सकता है, क्योंकि सोवियत रशिया के पास जो जो सेंट्रीफ्यूज हैं, जिस तरीके का एक वहां एक सिस्टम है, उसमें नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया ये सऊदी अरेबिया को सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ज्यादा मदद कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वो भी उसको भी लग रहा है कि ये डूबता जहाज है। और दूसरा, उसको नेतन्याहू पे ट्रस्ट नहीं, क्योंकि नेतन्याहू कभी भी वो मतलब नेतन्याहू का, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आमतौर पे जायनिज्म से कोई समस्या इन लोगों को नहीं है, अरब देशों को, जहां तक मेरा समझना है।
इनको ज़ायनिज़्म समस्या नहीं, इनको समस्या नेतन्याहू से है जो अनप्रिडिक्टेबल सा हो गया है और अपने सर्वाइवल के लिए वो कुछ भी कर, मतलब एक बदहवासी की स्थिति में कुछ भी कोई भी कदम उठाता है। अभी देखिए कल की खबर है कि एक मीटिंग हुई, बड़ी एक, उसको गुप्त तो नहीं कहेंगे पर बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग, जिसमें आईडीएफ के चीफ और नेतन्याहू में गाली गलौज हो गया। वो पूरा खुल गया। वो तो हिब्रू मीडिया ने कहा कि जो इयाल जमीर जो आईडीएफ चीफ हैं और नेतन्याहू में गाली गलौज हो गया, क्योंकि अब ये हुआ कि गाजा में आगे क्या किया जाए। तो इयाल जमीर ने कहा कि हमारी सेना 20 लाख लोगों को क्या वो उनकी निगरानी, मतलब उनकी निगरानी करने के लिए सेना थोड़ी ना है, हम 20 लाख लोगों को कैसे हम कंट्रोल करेंगे। ये आप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, पीछे। अच्छा, इधर हमास ने बहुत मारा है। पूरे जून भर में 30 दिनों में कम से कम 41 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं और वो हर दिन संख्या बढ़ रही है। अभी जुलाई के भी जो 4 दिन हुए हैं उसमें अब कम से कम 2 से 3 इजरायली सोल्जर्स हर दिन मारे जा रहे हैं। कल 3 मारे गए। अभी आज तो खैर 5 जुलाई आज की तो फिगर्स अभी अभी तो खैर वहां शुरुआती हुई है। तो अब देखिए ये जो पूरी एक सिचुएशन है जिसमें, अच्छा, और नेतन्याहू जब ये एयाल जमीर ने कहा तो नेतन्याहू ने कहा कि फिर मतलब वो भी कुछ नाराज हुआ और कुछ दोनों में तकरार हुई। फिर स्मोत्रिच और डिफेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि स्मोत्रिच फाइनेंस मिनिस्टर है और डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ पैसा मांग रही थी डिफेंस एलोकेशन के लिए, स्मोत्रिच ने मना कर दिया। तो वो सारी जो चीजें हैं वो एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर रही हैं जिसमें सऊदी अरेबिया को ये ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है अंदर से स्टेबल, सॉरी, इजराइल जो है अंदर से स्टेबल नहीं। तो अब जब सऊदी अरेबिया को लग रहा है कि वो अंदर से स्टेबल नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है उसको अमेरिका को लेके भी वो सशंकित होगा और रशिया और चाइना के साथ वो अपने रिश्ते बढ़ाएगा। ये पूरी स्थिति है। देखिए उसके बाद देखिए सीज फायर की जो बात हो रही है वो भी मैं अभी बता देता हूँ। हाँ सीज जी। फायर में गाजा सीज फायर में अब देखिए ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि नॉर्मलाइज करके और अरब देशों के थ्रू कुछ किया जाए, वो संभव नहीं हो सका। हमास का जो ग्राउंड पे कंट्रोल है वो जस का तस बना हुआ है। अब हमास के सामने सीधे नया प्रपोजल रखा गया है जिसमें अभी हमास ने उसको प्राइमा फेसी एक्सेप्ट भी कर लिया, इसराइल ने भी कह रहे हैं लोग एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें ये बात है कि 60 दिन का एक टेम्पररी सीज फायर होगा और हमास जो है पहले 50 दिनों में जो 24 जीवित कैदी हैं उनमें से 22 कैदियों को पहले 50 दिनों में छोड़ेगा। उसके बदले हजारों फिलिस्तीनी कैदी छूटेंगे। फिर 50वें दिन अगर हमास को ये लगता है कि परमानेंट सीज फायर की बातचीत उसके सेटिस्फैक्शन से हो रही है, तब वो 50वें दिन 2 और लोगों को छोड़ेगा, वरना वो नहीं छोड़ेगा। और इसमें और इसको लेके इस अग्रीमेंट में ट्रंप का नाम तक आएगा, मतलब वो लिखित, क्योंकि हमास ने कहा हमें रिटन गारंटी चाहिए, उसमें वो लिखित नाम भी आएगा। और ट्रंप से पूछा गया जब कल कि, कि हमास तो मान चुका है, और हमास ने देखिए तो उसने कहा अच्छी बात है मान चुका है। और ये इस तरह से मतलब जो डायरेक्ट नेगोशिएशंस हमास के विटकॉफ से चल रहे हैं उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस इसमें आया है। और नेतन्याहू की तरफ से ये चीज आई है। नेतन्याहू ने कल की मीटिंग में एक चीज और कही, उसने कहा कि अगर हमने देखो ये गाजा की स्ट्रिप में अगर हम और आगे बढ़े और ये हुआ तो प्रिजनर्स को नुकसान, पहली बार उसने प्रिजनर्स की बात की, प्रिजनर्स को नुकसान हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी असल में नेतन्याहू व्हाइट हाउस जाने वाला है और ये अभी मैं उसी पर आने वाला था कि ये यहाँ जंगबंदी की बात हो रही है कुछ, और ट्रंप साहब को शौक है कि हर एक उसको एक लैंडमार्क के तौर पर ऐलान करना चाहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। जैसे उन्होंने अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी के टाइम पर एक जंगबंदी कराई थी जो टूट गई। अब ट्रंप के और नेतन्याहू के बीच में वो कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं जिसमें पर्सनल जाकर के कुछ डिस्कस करना जरूरी है। ये जो जा रहे हैं 7 तारीख को व्हाइट हाउस में मुलाकात हो रही है, इसमें क्या कुछ उम्मीद है? यानी दोनों इसी तरह से कत्लो गारतगरी करते रहें या कोई पॉज करें, या कोई उन्होंने जो कोई अपना एम तय कर रखा है, रिवियरा बनाने की बात जो कही थी ट्रंप ने, वो हालांकि फिर पीछे हटे थे, लेकिन अब भी जो फौज के सरबराह और नेतन्याहू के बीच में जो तू मैं हुई है, वो भी गाजा के लोगों को साउथ की तरफ ले जाने के लिए जो कोशिश है उसी पर हुई है। तो क्या वो सारे गाजा को क्लियर करना फिलिस्तीनियों से,
वो वाली बात कहीं अभी इन दोनों के दिमागों में अभी भी उलझी हुई है, या उससे वो निकल गए हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि उनके एजेंडा में अभी ये बात है, हाँ, उनके एजेंडा में ये बात है, लेकिन वो इस चीज से परेशान है कि हमास जो है वो, देखिए अभी जो हुआ 17 मार्च को जो संधि तोड़ी नेतन्याहू ने, गाजा में फिर से घुसा, ग्राउंड वॉर चली। इस बार भी यही इनको ये था कि हम स्टार्व करके, ब्लॉकेट करके हमास को सरेंडर करा देंगे, सिविलियंस को मार के हमास को सरेंडर करा देंगे। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि 19 जनवरी 2025 को जो संधि हुई थी अ, अ, ये हमास और इजराइल के बीच, उसके पहले भी इसी तरह का प्लान नॉर्थ गाजा में लागू करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने बड़ा कत्लेआम किया था। उसको जनरल्स प्लान कहा गया था। वो पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि उसके अंतिम दिनों में हमास ने बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया था और सुसाइड स्क्वाड्स भी भेजने शुरू कर दिए थे। अभी भी खबर आ रही है कि अभी कल, आज आज या कल, हाँ नहीं, कल कल रात को जो घटना हुई है, उसमें फिर से एक सुसाइड बॉम्बर हमास की तरफ से गया और ये उसने मरकवा टैंक को उड़ा दिया। अब जब ये देखिए, अब ये पहले क्या होता था, सुसाइड बॉम्बर्स ज्यादा जाते थे, अब सुसाइड बॉम्बर्स बहुत, एक साल में एक या दो। तो लेकिन वो वार्निंग होती है, वो इजराइल उससे बहुत डरता है, क्योंकि वो, उसको लगता है कि ये अगर शुरू हो गया तब तो हमारे सिविलियंस कितने मारे जाएंगे, हमारे जो जो हमारी फौज है अंदर वो कितनी मारी जाएगी, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। क्योंकि सुसाइड बॉम्बिंग से, और ऑर्गेनाइज सुसाइड बॉम्बिंग, भाई पहले जो अलकायदा वगैरह करते थे या आईसिस करता था, वो तो अमेरिका के कंट्रोल में था ना, वो जब चाहते थे करते थे, या इजराइल के कंट्रोल में था। ये तो एक्चुअल एक आजादी की लड़ाई और जो एक हमास जंग लड़ रहा है और इजराइल के खिलाफ, उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो ये जो सुसाइड स्क्वाड्स हैं, इनमें और पिछले वालों में मूलभूत फर्क है। ये इजराइल के विरोध में, पिछले वाले इजराइल के पक्ष में थे। तो जी अब जी। जो पूरी जो पूरी बात हो रही है, तो ये इससे भी नेतन्याहू डरा है। तो इसको अभी तक हमास का क्या किया जाए, हमास का हल नहीं मिल रहा है। ये ट्रम्प को भी नहीं मिल रहा है। अब ये लोग बातचीत करेंगे, बातचीत करने में इन्होंने कोशिश यही करी थी इतने दिनों की, हम डाइवर्ट करें, हमास से जीत नहीं पा रहे हैं तो लेबनान में जंग छेड़ दो, सीरिया में तख्ता गिरा दो, ईरान में तख्ता गिरा दो। लेकिन ईरान में जाके वो मामला फंस गया। अब कोई ऐसा देश नहीं है कि आप जिसपे अब तख्ता गिराएंगे। बीच में एक बात हुई थी कि इजिप्ट इजिप्ट पे हमला कर दो, मतलब ऐसी ऐसी बातें हो रही, मैं बस बता रहा हूँ, इजिप्ट पे वो कर दो। उसके बाद ये हो रहा था कि यमन पे, तो लेकिन अब यमन पे आप कैसे करोगे, फिर वही बात आएगी, आप वो मारोगे, वो आपको मिसाइल मारेगा, वो ईरान वाली स्थिति घूम फिर के आ जाएगी। तो अब, अच्छा इजिप्ट की बात, इजिप्ट में भी देखिए मुस्लिम, आज ही वीडियो आया है कि मुस्लिम ब्रदरहुड का एक आर्म्ड मिलिशिया वो तैयार हो रहा है और अंडरग्राउंड तैयार हो रहा है। अब उसको पता नहीं इजिप्शियन सरकार की वो है, सहमति है कि नहीं है। तो ये जो देखिए इन लोगों का, ये मेरे ख्याल से व्हाइट हाउस में यही सब डिस्कस करेंगे कि मिडिल ईस्ट में अब हम आगे क्या करें, वेस्ट ये एशिया ये मिडिल ईस्ट ये, में हम ये आगे। जो लार्जर लार्जर प्लान क्या हो सकता है? अभी देखिए, ईरान की तरफ से इतनी शदीद पिटाई के बाद, जब के इस ह्यूमिलिएटिंग सीज फायर से वो जंग बंद हुई है, इसके बाद क्या आगे क्या कुछ कर सकते हैं? जंग लड़ेंगे? कब तक लड़ेंगे? किससे लड़ेंगे? क्या ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों का जवाब उनके किसी के पास है? क्या उनके पास कोई थार्ड और जो आयरन डोम जो फेल हो चुके हैं, उस इतनी जल्दी क्या कोई और कुछ रिप्लेसमेंट वो कर लेंगे? ईरान अगर जवाबी कार्रवाई करेगा, उसमें क्या इसराइल बच पाएगा? ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। इसको पीछे छोड़ करके फिर से जंग शुरू कर पाएंगे तो क्या? कैसे? नतीजा क्या? भाई भाई एक जो बात आ रही है, अब जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट में रिजीम चेंज, भाई देखिए इस समय सिचुएशन, इजिप्ट तो इनके फेवर की गवर्नमेंट है, अमेरिका नहीं बैठाया और उनको जो जो चुन के आए थे मुस्लिम ब्रदरहुड के मोर्सी, उनको हटाया, सीसी को बैठाया। लेकिन अब अपने फायदे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, रिजीम चेंज इजिप्ट में कर देंगे तो ये 2-3 महीना ऐसी पूरी बात चलेगी। माहौल मतलब गाजा जैसे सीरिया के बाद हुआ था उस तरीके से होगा। लेकिन उनको वहां वो फायदा नहीं है, शिया सुन्नी वहां कर नहीं सकते इजिप्ट में, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अच्छा, बाकी अरब स्टेट्स हैं, उनमें रिजीम चेंज कराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सभी उनके साथी हैं कि आप कतार में रिजीम चेंज करा दो, इसमें करा दो। तो इसलिए ये लोग अब देखिए कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। अब वो अभी क्लियर नहीं है कि वो ऑप्शन क्या हो सकता है, बट वो डिस्टेबलाइजिंग ऑप्शन ही होगा इनका। एक कुछ स्टेबलाइज करना, एक वापस पुरानी स्थिति में जाना, कि भाई एक्सेप्ट कर लेना कि ईरान एक सुपर पावर हो गया है मिडिल ईस्ट की, ये इनके लिए बहुत मुश्किल है।
और नेतन्याहू जब तक है तब तक तो वो असंभव है। हाँ, ये चीज हो सकती है कि नेतन्याहू को ये लग रहा है कि अभी हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बढ़ गई हैं, पता नहीं कैसे बढ़ी है, खैर वो मान लीजिए सोच रहा है कि बढ़ गई है। एक इजरायली वेबसाइट्स में इस तरह की बहस आई कि नेतन्याहू को ये भी लग रहा है कि उसकी अप्रूवल रेटिंग्स बढ़ गई हैं और इसलिए वो गाजा में एक सीज फायर कर ले और प्रिजनर्स को वापस ले आए, अधिकांश को ले आए, चलिए दो हमास के पास रह भी जाएं तो अधिकांश को ले आए और उसके बाद स्नैप इलेक्शन डिक्लेयर कर दे और इलेक्शन वो जीत जाए। लेकिन उसमें उसमें वो 1977 वाली सिचुएशन हो सकती है कि वो उसको लग रहा है कि उसकी अप्रूवल रेटिंग्स पता नहीं कैसे उसको लग रहा है, उसको फीलिंग है। अब ये 1977 में जैसे हुआ था वैसे, क्योंकि नेतन्याहू वो हार भी सकता और हार गया वो इलेक्शन में, तो उसके बाद तो एक पूरी कहानी मिडिल ईस्ट की बदल सकती है। और ट्रंप का एक इन्वेस्टमेंट ये भी है कि नेतन्याहू को एंगेज करो और अगर इलेक्शन जल्दी होता है तो नेतन्याहू को हरवा दो। ये पूरी सिचुएशन है फिलहाल जो समझ में आ रहा है। ट्रंप के बारे में कोई यकीन से कुछ नहीं कह सकता कि वो उसके दिमाग में क्या चलता है। एक बार तो उसने कह भी दिया था कि कोई नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा, जब वो ईरान के हमले वाली बात थी। तो हाँ। अभी क्या ट्रंप के इस अनप्रेडिक्टेबल मिजाज की वजह से नेतन्याहू भी इसका शिकार बनने वाले हैं, क्या ये समझा जाए? नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि देखिए ट्रंप को अल्टीमेटली वो जो नोबेल पीस प्राइज है वो मिल ही नहीं सकती जब तक वो गाजा में, मतलब सीरियसली वो कंसिडर ही कोई नहीं कर सकता है कि जब तक वो गाजा में कोई सीज फायर ना करा दे। और गाजा, क्योंकि वो जानता है इंडिया पाकिस्तान में जो उसने कराया वो आधा अधूरा था, उसमें पाकिस्तान ने कि किसी, शायद उसने भले ही लिख दिया हो नोबेल कमिटी को कि भाई इनको मिलना चाहिए, लेकिन इंडिया की तरफ से तो कुछ गया नहीं है। ईरान इसराइल के मामले में भी कोई ऐसी बात नहीं है, इसराइल कभी लिखेगा नहीं मतलब कि नोबेल प्राइज इनको मिलनी चाहिए। कई देशों को लिखना पड़ता है कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलनी चाहिए। अब गाजा में सीज फायर जब हो जाएगा तो एक स्थिति बनेगी जिसमें, और अगर इसराइल के प्रिजनर्स लौट आएंगे, सबसे बड़ी बात है कि जो 24 जिंदा प्रिजनर्स हमास के पास हैं उनमें अगर 10 या 12 भी लौट आए तो ये लोग अपनी जीत डिक्लेयर कर देंगे कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया। हमास को तो, अब हमास को ये लोग हरा तो पाए नहीं है, लेकिन ये लोग ये एक इल्यूजन तो क्रिएट ही कर देते हैं बीच बीच में कि हमास को हमने खत्म कर दिया है। पहले कहेंगे राफा ब्रिगेड खत्म हो गई, अभी खान यूनिस और जबलिया में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, ये आईडीएफ फंसा हुआ है, हमास रोज मार रहा है। तो ये जो बात है कि ट्रंप ये भी कह सकता, इसमें नेतन्याहू को सैक्रिफाइस भी कर सकता है, ये भी कह सकता है नेतन्याहू से कि तुम देखो अभी इस चीज को मानो, सीज फायर को, गाजा सीज फायर को, और अभी 2-3 महीने के लिए कम से कम रुक जाओ और देखो क्या स्थिति डेवलप होती है। और उसमें कोई इनका प्लान बी प्लान सी भी रहता है कि फिर से ईरान सऊदी अरेबिया के बीच कोई टेंशन क्रिएट कर दो, कुछ ये कर दो जिसमें इनको इंटरवीन करने का मौका मिले। तो अभी देखिए क्या है, एक बात ट्रंप की साफ है, जो उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो है, लेकिन अगर उसको देखिए, एक वो पहली बार उसने हमास का नाम लेके कहा है कि हाँ अच्छी, नहीं तो हमेशा वो कहता है कि हमास ऑब्स्ट्रक्ट करता है। इस बार हमास ने पूरा खेल ही पलट दिया, एक और पॉलिटिक्स में पलट दिया। जमीन पे तो उसने ज्यादा इजरायली सोल्जर्स को मारा ही, जिससे सेना और नेतन्याहू में रिफ्ट पैदा हो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसने राजनीति में भी खेल कर दिया। उसने जो काउंटर प्रपोजल अपना दिया उसको विटकॉफ ने मान लिया, जिसमें उसमें उसने कहा ठीक है परमानेंट सीज फायर हम नहीं मानते, लेकिन मतलब परमानेंट सीज फायर की डिमांड हम नहीं रखते हैं, आप भी मत रखिए कि हम डिसआर्म हो। लेकिन उसमें अगर 50 अमेरिका गारंटी दे कि सारे के सारे हम कैदी तब तक नहीं लौटाएंगे जब तक इजराइल परमानेंट सीज फायर के लिए तैयार नहीं हो जाता। अब इसमें ग्रे एरिया है। अब इजराइल जो है कुछ अपने कैदियों को छुड़वा के, मान लीजिए 24 में 10 छुड़वा दिए, उसके बाद वो हमला कर सकता है फिर से। उसको अंतोगत्वा तो सारे कैदियों को बारे में चिंता तो है नहीं, ये तो एक इंटरनेशनल ओपिनियन और पब्लिक ओपिनियन जो इजराइल का उसको इन्फ्लुएंस करना है। और नेतन्याहू का चुनाव में, अगर नेतन्याहू चुनाव डिक्लेयर करता है तो उसमें देखिए दोनों तरफ से एक संभावना, अगर वो जीत के आता है तो वो मैंडेट उसको मिलेगा कि उसने होस्टेजेस को छुड़ाया, जब बिना होस्टेजेस को छुड़ाया वो चुनाव में जाएगा नहीं। तो ये होगा कि होस्टेजेस को उसने छुड़ाया तो आगे फिर लड़ाई मत करो, और अगर वो हारता है तब तो पूरी स्थिति बदल जाएगी। तो ये देखिए एक बुरी तरीके से इसराइल और अमेरिका एक कैच-22 टाइप सिचुएशन में फंसे हुए हैं। यानी इस वक्त देखिए एक नतीजे के तौर पर अगर समझा जाए, 7 अक्टूबर को जिन लोगों ने, हमास के लोगों ने हमला किया,
इजराइल पर जवाबी हमला था। जाहिर है वो एक लंबे अरसे से उन पर जुल्म होता रहा। हमास के लोगों के उस फैसले के नतीजे में ही ये जंग हुई, जाहिर है, और ये जंग यहां तक पहुंची, और यहां तक पहुंच गई कि ईरान से भी जंग हो चुकी, और ईरान ने कितनी ह्यूमिलिएटिंग एक तरह से इनकी सिचुएशन बना दी कि उन्हें भागना पड़ा सारी कंडीशंस मान करके। यहां तक बात पहुंचा दी हमास के उस हमले के नतीजे में, जिससे पूरा ग्लोबल जो पावर डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल बदले हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आजाद फिलिस्तीन बनने के लिए कोई रास्ता हमवार होने की बात है, या नेतन्याहू और ट्रंप उसी पर अटके रहेंगे कि गाजा को साफ करो और हम इसको अपने तरीके से डेवलप करेंगे, ये जाए कहीं और, बाहर में जाए फिलिस्तीनी, और अरब सरकारें भी फिलिस्तीन अलग से नहीं चाहती। ऐसी भी बहुत सी चीजें सामने आ चुकी। किस तरफ हालात जा सकते हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल गाजा में इनको सीज फायर चाहिए। ये लड़ नहीं पा रहे हैं हमास से, और अभी नहीं लड़ पा रहे हैं तो ये तो एक्सटेंड होता जा रहा है। अभी बहुत जल्दी 2 अक्टूबर, ये 7 अक्टूबर आ जाएगा 2025, 2 साल पूरे हो जाएंगे। कितने दिन है अभी? जुलाई है, अगस्त, सितंबर के बाद अक्टूबर है। तो ये तो मामला टल गया अक्टूबर 7 तक, मतलब अक्टूबर 7 2025 तक टल गया ये मामला। और फिर उसके बाद वेस्ट बैंक में कुछ 7 अक्टूबर जैसा हो सकता है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हमास की भी प्लानिंग है, बहुत सारी चीजें अभी उसने डिस्क्लोज नहीं की है। ईरान की भी बहुत सारी प्लानिंग है जो अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है। ग्लोबल सिचुएशन आप समझ ही रहे हैं, रशिया चाइना वाला फैक्टर। रशिया को अभी यूक्रेन में ट्रंप नहीं कुछ उससे करवा पा रहा है। अभी कल बात हुई, वो रोज कह रहा है कि आई एम डिसअपॉइंटेड इन प्यूटिन, लेकिन प्यूटिन तो अपना काम कर रहा है, वो यूक्रेन में आगे ही बढ़ रहा है, यूक्रेन छोड़ भी नहीं रहा है। तो ये एक पूरी ऐसी सिचुएशन बनी है कि जिसमें देखिए फिलिस्तीन राज की तरफ चीजें तो बढ़ेंगी, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि सीज फायर जो अभी होगा, ये लोग भले ही उसको ये सोचे कि बाद में हम तोड़ देंगे, तो वो तोड़ दें, पहले भी तो तोड़ चुके हैं। अच्छा, वो गाजा के सिविलियंस को जो मारने की उनकी राजनीति है, अब की बार वो भी देखिए हमास ने उसका भी एक तोड़ निकाला है जो अभी डिस्कस नहीं किया जा सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें देखिए जो एज है वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को पूरा है, ईरान से लेके हमास तक ये पूरा दिख गया है, ये पूरा दिख रहा है। और ट्रंप और नेतन्याहू जो हैं वो अंदरूनी उनमें जो एक बिखराव है, खासतौर पे नेतन्याहू में, इजराइल में जो अंदरूनी बिखराव है वो ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सीधी बात है, पॉलिटिकल, अगर इसका पॉलिटिकल एनालिसिस करिए तो सीधी बात है कि फिलिस्तीन के राज के पक्ष में मत बन रहा है। अरब देश जो है, अरब देशों का वैसे भी जो ईरान ने अल उदेद बेस पे हमला किया अमेरिका के, उससे अरब देशों का इररिलेवेंस भी सामने आ गया कि अरब देश भी ईरान के निशाने पे हैं। तो अरब देश कुछ करेंगे। अच्छा, जनता का इतना प्रेशर है वहां कि वो खुल के कोई नॉर्मलाइज, भाई अगर नॉर्मलाइजेशन करना ही होता कब से बात चल रही है। 7 अक्टूबर हो गया, उसके बाद ये हुआ नहीं, फिर उसके बाद बीच में कई बार बात आई कि अब तो हमास खत्म, अब तो नॉर्मलाइजेशन कर लो। अभी फिर से अब्राहम अकॉर्ड्स की बात आई, इस बार बात आई कि पाकिस्तान तक एक्सटेंड कर दो। और पाकिस्तान में अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था डिफेंस मिनिस्टर का, ख्वाजा यूनिस का भी 2-3 दिन पहले का, कि पाकिस्तान, तो वहां पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई अब वो तो एक हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड। लेकिन ये सब डेस्परेशन है। पाकिस्तान को तुम इजराइल के साथ रिश्ता नॉर्मलाइज करके उससे क्या असर पड़ेगा? वहां पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी तो घबराहट में कुछ भी करने को तैयार हैं, नतीजा उन्हें भी पता नहीं है कि कहां तक पहुंचेंगे, कितनी कमजोरी हमारी एक्सपोज हो जाएगी ईरान के खिलाफ और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के। तो एक अजीब बेचैनी है। इस बेचैनी के नतीजे में फिलिस्तीनियों को कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा, और आपने कहा कि फिलिस्तीन स्टेट बनने का रास्ता जरूर हमवार होने के इम्कान है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें समय दिया। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि तमाम मसरूफियात के बावजूद हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको अपडेट करते रहे। अमरीश मिश्रा जी ने कई अहम बातें की हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।